Hello everyone, this is Roly Pandey. This is English Pedagogy Marathon for CTET. ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बच्चों के लिए है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस। मतलब बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, या फिर जिस तरीके से बच्चे भाषा सीखते हैं वो किस चीज पर आधारित है, उसका आधार क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चरल अप्रोच, रोल प्लेइंग मेथड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस। होती क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में CLT भी बोला जाता है। तो CLT का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज है, मतलब कि कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता है, वो चाहे वर्बल इंटरेक्शन हो चाहे नॉन वर्बल इंटरेक्शन में, दोनों में ही बच्चों की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज को इनहेंस करना, चाहे वर्बल हो चाहे नॉर्मल वर्बल इंटरेक्शन। तो यही उद्देश्य होता है CLT का, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। कौन कौन सी इंग्लिश स्किल्स इसमें समझाई जाती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसमें ये सारी स्किल्स जो हैं वो इंटर रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें एक्यूरेसी से ज्यादा फ्लुएंसी को महत्व दिया जाता है, या फिर फ्लुएंसी की इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। किसमें? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का क्या रोल होता है? Learners' mother tongue is not discouraged during lessons and they use English as much as they can to meet daily life communication purposes. वैसे तो बच्चों की जो मदर टंग है उस पर मतलब उसको किसी तरीके डिस्करेज नहीं किया जाता है, या फिर ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें क्या किया जाता है कि जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन पर्पजेज हैं वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। टीचर का रोल क्या होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में? टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह इसमें एंगेज होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, एंड क्रिएट एबंडेंट कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज इन क्लास। और क्लास में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करता है कि जो रियल लाइफ टाइप की सिचुएशंस होती हैं उनको बच्चा इंग्लिश में या फिर टारगेट लैंग्वेज में बोले। लर्नर का रोल क्या होता है इसमें? लर्नर्स टेक एक्टिव रोल्स इन इंग्लिश लर्निंग। टीचर क्या है, पैसिव रोल तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करती है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ऐसी बहुत सारी दिया जाता है, बच्चों को देती है जिससे कि वो कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन कर सके। इसके अलावा जो बच्चे का रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है भाषा सीखने में। दे पार्टिसिपेट इन एम्पल कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। अब टीचर क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है बच्चों को, एबेंडेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और ये जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हो रही होती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं इसके दौरान? ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंफॉर्मेशन गैप, रोल प्लेस, थिंक पेयर शेयर, इंटरव्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ग्रुप डिस्कशन, जिगसॉस, गेम्स, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा। ये सा हमारा ऑल अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। उद्देश्य सबसे पहले क्या हुआ, बच्चों की चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल इंटरेक्शन, हर तरीके की इंटरेक्शंस के लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज को इनहेंस करना, ये पहला उद्देश्य हो गया। स्किल्स, चारों स्किल्स जो होती हैं LSRW, उन सारी ही स्किल्स को इंटर रिलेट करके पढ़ाना। इसमें एक्यूरेसी से ज्यादा फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है बच्चे की मदर टंग होती है, उसको वैसे तो किसी तरीके का कोई हार्म नहीं किया जाता है कि बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, उसको बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन पर्पजेज होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंग्लिश का ही यूज करें। टीचर का रोल इसमें होता है कि टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है क्लास में कम्युनिकेशन करने के लिए। लर्नर्स का रोल क्या होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जो भी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कराई जा रही होती है। और कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज होती कौन कौन सी है इसमें? ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंफॉर्मेशन गैप, रोल प्लेस, थिंक पेयर शेयर, इंटरव्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और ग्रुप डिस्कशन वगैरह एटसेट्रा। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो पूछा है कि को जो विच इज मतलब व्हाट इज बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस, बच्चों की जो भाषा सीखने की चीज है वो किस चीज पर आधारित होती है, किससे ज्यादा सीखेंगे? तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक।
जो बच्चों की क्लास की टेक्स्ट बुक होती है उसके बियॉन्ड जा करके कुछ बुक्स पढ़ने के लिए टीचर क्या करती है, बच्चों को फैसिलिटेट करती है। तो टीचर किस चीज को प्रमोट कर रही है, इंटेंसिव रीडिंग को, कि शेयर्ड रीडिंग को, कि एक्सटेंसिव रीडिंग को, या फिर गाइडेड रीडिंग को। तो टीचर सपोर्ट कर रही है एक्सटेंसिव रीडिंग को। होती क्या है ये एक्सटेंसिव कंपेयर्ड टू इंटेंसिव रीडिंग, ट्राई टू मैच द, मतलब ये डिस्टेंस मतलब डिफरेंस बताया गया आपका। सबसे पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इन दोनों ही रीडिंग्स का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है, सामान्य समझ के लिए की जाती है और इंजॉयमेंट के लिए की जाती है। और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है उसका उद्देश्य होता है भाषा सीखना या फिर भाषा को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज स्टडी के लिए। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसका लेवल कैसा होता है, इजी होता है, और इंटेंसिव का कभी कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है। इंटेंसिव जो है मतलब अमाउंट के बारे में बात करें कि मतलब कि कितना पढ़ सकते हैं, इसकी लिमिट क्या है लगभग। तो एक्सटेंसिव का क्या होता है, अलॉट, पूरी लाइफ चाहे तो एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, जितना आपका करिकुलम होगा, जितना सिलेबस होगा उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग की स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है और फ्लुएंट होती है, और इंटेंसिव रीडिंग की स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है। अब रीड टू मॉडल्ड रीडिंग, मॉडल्ड रीडिंग क्या होती है, टीचर प्रोवाइड्स मैक्सिमम सपोर्ट बाय रीडिंग टेक्स्ट दैट इज यूजुअली बियॉन्ड द स्टूडेंट लेवल। जो बच्चों के लेवल से बियॉन्ड जा करके जो टेक्स्ट होते हैं उसमें टीचर मैक्सिमम सपोर्ट करती है मॉडल्ड रीडिंग में। स्टूडेंट का रोल क्या होता है, जो भी टीचर बोल रही है या फिर पढ़ा रही है उसको बच्चे ध्यान से सुनते हैं और वो टेक्स्ट के साथ एंगेज होते हैं। इंडिपेंडेंट रीडिंग क्या होती है, स्टूडेंट्स रीड इंडिपेंडेंटली यूजिंग द स्ट्रेटेजीज they have learned through the previous practice. Students read familiar और easy text without teacher direction. इसमें क्या होता है, बिना टीचर की मदद से, बिना टीचर की हेल्प से बच्चा अपने आप से पढ़ता है जिन चीजों से वो जिन टेक्स्ट से पहले से फैमिलियर रहता है। और दूसरी चीज है इंडिपेंडेंटली पढ़ता है, मतलब इसमें टीचर की हेल्प नहीं लेता है, जो भी उसकी प्रीवियस प्रैक्टिस होती है उसी के थ्रू बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड करता है। शेयर्ड रीडिंग क्या होता है, शेयर्ड रीडिंग में शुरुआत में टीचर डज मोस्ट ऑफ द रीडिंग, ज्यादा से ज्यादा जो रीडिंग होती है वो शुरुआत में टीचर खुद ही कर देता है। द टेक्स्ट लेवल इज यूजुअली बियॉन्ड व्हाट स्टूडेंट्स कैन रीड बाय देमसेल्व्स। ऐसा टीचर इसलिए करती है क्योंकि जो भी टेक्स्ट होता है वो बच्चों की समझ के बियॉन्ड होता है, बच्चा उसको रीड नहीं कर सकता है, इस वजह से ज्यादा जो पार्ट होता है वो टीचर खुद ही स्टार्टिंग में पढ़ लेती है। एज स्टूडेंट्स बिकम मोर फैमिलियर विद द टेक्स्ट ड्यूरिंग रीडिंग दे विल ज्वाइन इन, और जैसे जैसे वो उससे फैमिलियर होते जाते हैं उनकी समझ में आने लगता है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये होता है शेयर्ड रीडिंग, मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है, पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कह सकते हैं टीचर का होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो टीचर ही रीड कर रही होती है, क्योंकि वो टफ होता है, इस वजह से बच्चे रीड नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे वो रीड करने में ज्वाइन होने लगते हैं, मतलब रीड करना साथ में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया शेयर्ड रीडिंग। गाइडेड रीडिंग में क्या होता है, द टीचर फ्रंट लोड्स मीनिंग, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर बिफोर द रीडिंग। स्टूडेंट्स रीड द टेक्स्ट विद टीचर गाइडेंस साइड बाय साइड। टीचर क्या करेगी, जहां जहां जरूरत पड़ रही है, या फिर पहले भी हो सकता है कि टीचर को किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कराने के पहले ही बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हो, वोकैबुलरीज हो, या फिर स्ट्रक्चर जो है वो सारी चीजें पहले ही समझा देगी, बता देगी, और बच्चे क्या करेंगे बाद में टीचर की गाइडेंस से उसको पढ़ लें। तो ये हो गया गाइडेड रीडिंग। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट, शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है, टीचर क्या करी, जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है उसके बियॉन्ड जाकर के बुक्स पढ़ने के लिए कह रही है। तो ये क्या हो गया, प्लेजर के लिए जो पढ़ना है उसकी बात कर रही है, या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने वाली चीजें हैं उसके बारे में बात कर रही है, तो वो किस में आएगा, आपका एक्सटेंसिव रीडिंग को टीचर प्रमोट कर रही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। अगर बच्चों से रीड करने के लिए कहा जाएगा या राइटिंग स्किल मतलब लिखने के लिए कुछ कहा जाएगा, तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होगी, बिल्कुल होगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो रीडिंग है, रीडिंग की जो सब स्किल होती है वो होती है आपकी स्किमिंग, इसके अलावा स्कैनिंग, ये सारी चीजें क्या है, रीडिंग की सब स्किल है, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग की। और राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, सॉरी प्रोनाउंसिएशन बोली, पंक्चुएशन पर ध्यान देना। पंक्चुएशन, जितना अच्छा पंक्चुएशन होगा उतना अच्छा लिख पाएगा, जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगा उतना अच्छा लिख पाएगा।
तो ये सारी चीजें ये सब स्किल राइटिंग की होंगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग इन दोनों में से किसी की भी सब स्किल नहीं है। तो ए इज बोथ, सॉरी, A is true but R is false is the right option of question number 3. Next है, Shreya is a class 6 learner who moves from the Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu as her father has been transferred. श्रेया क्लास 6 की स्टूडेंट है। वो क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हुआ रहता है, इस वजह से पहले वो पंजाब के जलंधर में रह रही होती है, लेकिन बाद में वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, तमिलनाडु के मदुरई में। अब क्योंकि वहां पे रहती है, उसकी मतलब उसका होम टाउन ही है जो पंजाब है, तो जलंधर जो है, तो पंजाबी उसको आएगी एज अ मदर टंग, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बाद में स्कूल में जाकर के वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखती है। लेकिन वो क्या है, एबल टू स्पीक और राइट, स्पीक या रीड दोनों ही कर सकती है, बोल सकती है और पढ़ सकती है तमिल लैंग्वेज को भी, क्योंकि उसने जो तमिल लैंग्वेज है वो अपने नेबरहुड से सीखी, अपने पास पड़ोसियों से सीखी है। तो इनमें से कौन सा है जो कि इस स्टेटमेंट को बताता है कि जो ये दोनों लैंग्वेजेस हैं वो किस तरीके से जानती है। पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स लैंग्वेज लर्निंग, तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश एंड पंजाब कम अंडर लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑल द थ्री लैंग्वेजेस पंजाबी तमिल एंड इंग्लिश अंडर लैंग्वेज लर्निंग, या फिर हर इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखो, जो पंजाबी उसकी मदर टंग है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब बच्चा वैसा पर्यावरण या परिवेश पाकर के उस भाषा को अपने आप ही सीख जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, और नेचुरली सीख जाता है, तो वो होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। और अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट बच्चे को ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, जबरदस्ती मतलब ऊपर से प्रोवाइड किया जाता है उस भाषा को सिखाने के लिए, ऐसा परिवेश उसको दिया जाता है उस भाषा को सिखाने के लिए, कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू सीखा जाता है, उसके रूल्स, उसके ग्रामर वगैरह सब कुछ सीखनी पड़ती है, तो वो आता है आपका लैंग्वेज लर्निंग में। अब जो इंग्लिश थी वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह उसने स्कूल में सीखी थी, तो इंग्लिश विल बी लैंग्वेज लर्निंग। और जो पंजाब थी वो उसकी मदर टंग है, इसलिए उसको आती थी। दूसरी जो तमिल है वो उसको आस पड़ोस के बोलने से उसको ऐसा परिवेश था, इस वजह से नेचुरली वो सीख गई। तो पंजाब और तमिल, पंजाबी और तमिल, ये दोनों भाषाएं ऐसी है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन में आएगी, और इंग्लिश ऐसी है जो कि लैंग्वेज लर्निंग में आएगी। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज लर्निंग है। मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज कब उस सेकंड लैंग्वेज को लर्निंग, सेकंड जो दूसरी भाषा सीखेंगे वो लैंग्वेज लर्निंग कब कहा जाएगा, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसको कब कहा जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या होता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, कह सकते हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू सीखा जाता है, ये पैसिव लर्निंग होती है। बच्चा इसको स्पेशली बैठ करके एक्टिवली इस चीज को नहीं सीख रहा है, पैसिव होता है, इधर उधर से सुन रहा होता है, दूसरों को बात करते हुए देखता है, बस ऐसा माहौल पा करके वो सीख जाता है, तो पैसिव लर्निंग होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। इंस्ट्रक्टिव होती है और ट्रिगर्ड बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ से ही ऐसा हो सकता है कि उसको सीख सकते हैं। रैपिड प्रोसेस होती है, इसमें किसी तरीके की कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस, से इंटेलिजेंस का या फिर स्पेशल एबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है कि अगर उसमें स्पेशल एबिलिटी होगी तभी वो उस चीज को सीख पाएगा, या फिर इंटेलिजेंट होगा तभी सीख पाएगा, तो इन सब चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जब इन सब तरीके से कोई भाषा सीखी जाती है तो वो आएगी आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन में। और ऐसी कोई भाषा जिसपे आपने काम किया हो, हार्डवर्क किया हो, कॉन्शियसली उस चीज को सीखा हो, एक्वायर किया हो, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके उसको सीखा हो, ये पर्सनल चॉइस हो कि वो भाषा हमको सीखनी है, ये लेंदी प्रोसेस होती है। वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड पर्सन टू पर्सन, मतलब कि किस भाषा को सीख रहे हैं और जो पर्सन सीख रहा है उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके अलावा रिक्वायर्स, इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग और गाइडेंस की जरूरत होती है। ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों पर ही डिपेंड करता है। पॉसिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें पॉसिबल है कि जो पहली लैंग्वेज आपने सीखी है, जो लैंग्वेज एक्वायर करके एक्विजिशन से सीखी है, वो इसमें इंटरफेयर करे। तो अगर इन सब तरीके से आप कोई भाषा सीख रहे हो तो वो होगा लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत, लैंग्वेज लर्निंग में आएगा ये। ठीक, दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या होता है कि बोथ कैन पिक अप लैंग्वेज।
कनेक्टेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। दोनों में ही स्ट्रक्चर के बनाने में मिस्टेक्स हो सकती है, और इन दोनों में ही पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। फिर है अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच अ टीचर एंड 4 फॉर्म अ कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप विद डिफरेंट रोल्स। Dialogues occur on the content of the text passage, which creates a zone of proximal development in which reading comprehension improves. तो ये मेथड किस चीज को रेफर करता है? टीचिंग का ऐसा मेथड जिसमें कि जो टीचर हैं और 4 बच्चे हैं वो कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप में अलग अलग रोल्स लेकर के पढ़ रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। डायलॉग्स अकर ऑन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट पैसेज। डायलॉग जो है वो कंटेंट की तरह उसमें यूज करना है। इसके अलावा ये क्या करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है। तो ये मेथड किस चीज को दिखाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन या रेसिप्रोकल या फिर स्ट्रक्चरल या फिर मॉडल रीडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है? ये टीचिंग और लर्निंग की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके टीचर की तरह एक्टिंग करते हैं, और इसमें बच्चों को 4 टीचिंग स्ट्रेटेजीज सिखाई जाती है, या फिर जब वो ग्रुप में इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, टीचर का रोल कर रहे हो, तो ये 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि उनको सिखाई जाती हैं या फिर उनको अप्लाई करनी होती है। कौन सी 4 स्ट्रेटेजीज? समराइजिंग, क्लैरिफाइंग, क्वेश्चनिंग और प्रिडिक्टिंग। ये 4 स्ट्रेटेजीज है जब बच्चे रेसिप्रोकल टीचिंग कर रहे होते हैं या फिर ग्रुप में टीचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तब ये चारों स्ट्रेटेजीज उनको फॉलो करनी होती है। अब जब इन चारों स्ट्रेटेजीज को बच्चे फॉलो करेंगे तो ये 4 चीजें अपने आप ही सीख जाएंगे, जिससे कि लैंग्वेज लर्निंग में उनका इंप्रूवमेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल टीचिंग। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट अर्ली रीडिंग स्किल इन ऑल स्टूडेंट्स? हर एक बच्चे में जो अर्ली रीडिंग स्किल है, मतलब अर्ली रीडिंग स्किल के लिए क्या चीज है जो कि इंपॉर्टेंट होती है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, ग्राफोलॉजिकल अवेयरनेस या फिर ग्रामर अवेयरनेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। 5 लेवल्स होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में, जो कि लेस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज से धीरे धीरे बढ़ा करके मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले आता है राइमिंग एंड एलिटरेशन, दूसरा आता है सेंटेंस सेगमेंटेशन, तीसरा आता है सिलेबल्स जिसमें कि 2 टाइप होती हैं, एक सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग, चौथा होता है ऑनसेट्स एंड राइम्स जिसमें ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग आता है। फोनेमिक अवेयरनेस 5वां होता है जिसमें कि ब्लेंडिंग साउंड्स, फोनेम्स इनटू वर्ड्स, सेगमेंटिंग वर्ड्स इनटू साउंड्स, डिलीटिंग एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स इन स्पोकन वर्ड्स। ये 3 चीजें आती हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में। इनमें से कौन सा है जो कि साइन लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है? साइन लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। साइन लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज है, ये भी सही है। साइन लैंग्वेज में किसी तरह की कोई ग्रामर नहीं होती है, ये गलत है। साइन लैंग्वेज ग्रामर होती है, बिल्कुल सही है। पूछा था कौन सा है जो कि साइन लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मतलब साइन लैंग्वेज में ग्रामर होती है। साइन लैंग्वेज, अब यहाँ पे कहा है कि वैरायटीज होती है, यहाँ पे क्या बोला था कि साइन लैंग्वेज में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है। अब कहा है कि जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है वो 1800 में डेवलप हुई थी। इसमें फ्रेंच साइन लैंग्वेज और लोकल साइन लैंग्वेज दोनों ही इन्वॉल्व थी, दोनों के एलिमेंट्स इसमें यूज किए गए थे। अब यहाँ पे क्या बात की गई कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज में फ्रेंच साइन लैंग्वेज आया है और लोकल साइन लैंग्वेज, इसका मतलब है कि साइन लैंग्वेज में वैरायटीज होती है, ठीक है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज के लिए फिंगर स्पेलिंग का यूज किया जाता है, फेशियल मूवमेंट्स का यूज किया जाता है। दूसरा क्या था, नेचुरल लैंग्वेज होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है, तो ये भी सही है। इसमें यूनिक ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि इंग्लिश से अलग होती है। तो ये हमारा हो गया साइन लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट है अ टीचर ऑफ क्लास 7th कंडक्ट्स अ पेयर वर्क एक्टिविटी इन विच द पेयर्स आर गिवन अ स्टोरी ऑफ 10 सेंटेंसेस। क्लास 7th के टीचर ने एक पेयर वर्क एक्टिविटी की जिसमें कि पेयर्स को एक स्टोरी दी जिसमें कि 10 सेंटेंसेस थे। One in the pair reads out to the first sentences and the other in the pair writes that sentence। एक होता था
पेयर में, जैसे कि उसने क्या किया, पेयर वर्क एक्टिविटी करा रही है, तो दो दो बच्चों का ग्रुप हुआ, तो एक बच्चा क्या करेगा, उसको रीड करेगा और दूसरा बच्चा क्या करेगा, उस सेंटेंस को लिखेगा। ठीक। देन अदर इन द पेयर रीड आउट एंड सेकेंड सेंटेंस एंड द फर्स्ट इन द पेयर राइट्स द सेकेंड सेंटेंस। अब उसकी पूरी एक्टिविटी क्या है, पहला बच्चा जो है वो पहला सेंटेंस रीड करेगा और दूसरा बच्चा उसको राइट करेगा, लिखेगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो दूसरा बच्चा रीड करेगा और पहला बच्चा उसको लिखेगा। लाइक वाइज द पेयर्स कंप्लीट द होल स्टोरी। जो 10 सेंटेंसेस की ये स्टोरी है, इस तरीके से सारे पेयर्स जो हैं वो इस पूरी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। लेटर दे कंपेयर देयर राइटिंग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट गिवन टू देम। और लास्ट में क्या करेंगे, जो उनको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है उससे वो कंपेयर करेंगे कि उन्होंने कितना सही लिखा। तो इस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल राइटिंग, सेंटेंस डिक्टेशन, म्यूचुअल लिस्टिंग या फिर म्यूचुअल डिक्टेशन। इसको बोला जाएगा म्यूचुअल डिक्टेशन, क्योंकि एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग को ही तो कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से। और राइटिंग में क्या कंपेयर किया जाएगा कि बच्चे ने स्पेलिंग्स क्या लिखी हैं, तो डिक्टेशन में क्या किया जाता है, जो स्पेलिंग्स है उन्हीं को तो देखा जाता है कि सही है कि नहीं है। तो दो बच्चे साथ मिलकर के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इस वजह से इसको म्यूचुअल डिक्टेशन बोलते हैं। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, भाषा संगम। भाषा संगम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर इन स्कूल, इसका यही होता है। A teacher at the secondary stage gives a text a short story and asks them to read and discuss the meaning and ideas of the text from the point of view of power and justice. What does the teacher attempt to develop in the learners? एक टीचर जो है सेकेंडरी स्टेज पे क्या करती है, टेक्स्ट या फिर शॉर्ट स्टोरी देती है और उनसे कहती है कि उसको रीड करो, उसके बाद जो उसकी मीनिंग है उसको डिस्कस करो, और जो भी आइडियाज मतलब मीनिंग या जो भी आइडियाज हैं टेक्स्ट के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पावर करो और उसका जस्टिस करो कि कितना मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या सही है। तो इस तरीके से बच्चे में कौन सी चीज है जिसका विकास होगा, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल या फिर क्रिटिकल पेडागोजी या फिर क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स। इससे होगा क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स का डेवलपमेंट। क्रिटिकल लिटरेसी जो है वो ये नहीं कि केवल रीडिंग और राइटिंग की ही एबिलिटी पर जोर देती है, बल्कि रीडिंग और राइटिंग का यूज करके बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अपने मतलब कि जो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों स्किल्स हैं, इन दोनों स्किल्स के आधार पे अपनी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप कर सके, इस चीज पर भी ध्यान देती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मतलब जो एनालाइज और क्रिटिकली इवेल्युएट करने की जो थिंकिंग है या फिर जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, तो ये होता है क्रिटिकल लिटरेसी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। तो मतलब इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि कहा उनको एक शॉर्ट स्टोरी या टेक्स्ट दिया गया था, उनसे कहा गया कि उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो भी उसकी मीनिंग दी है या फिर जो आइडिया इसमें दिया हुआ है वो तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जस्टिफाई करो कि तुम्हें क्या लगता है। तो क्या कर रहा है, जो उसने पढ़ा उसी को क्रिटिकली उसको मतलब अपने हिसाब से एनालाइज करेगा या फिर क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग राइटिंग की एबिलिटी पर ध्यान नहीं दे रहा है क्रिटिकल लिटरेसी, बल्कि बच्चों की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है उसको भी बच्चे डेवलप कर सके रीडिंग और राइटिंग के थ्रू, इस पर भी ध्यान दे रहा है। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not true of National Education Policy 2020 on language education? स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर है स्टडी ऑफ मदर टंग या होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में मदर टंग और होम लैंग्वेज आती है पहले में, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये भी आता है। स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो कंटेन्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बी सी डी इज सही है और ए इज रॉन्ग। अब पूछा है जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसकी रिगार्डिंग कौन सा है जो कि सही है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से शुरुआत करें तो ये वाला आपका तुरंत ही गलत। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज मतलब उनकी कुछ ना कुछ पहले मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी ना, वो डायरेक्ट स्टेट लैंग्वेज में तो स्कूलिंग स्टार्ट कर नहीं सकते, तो ये भी गलत है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों को ही ध्यान में रख करके या फिर लर्नर सेंटर्ड ही बनाई गई है, तो तुरंत ही स्टेट लैंग्वेज से तो स्कूलिंग करा नहीं सकते हैं, तो बी वाला भी आपका गलत। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द ऑफिशियल लैंग्वेज,
शुरुआत में ही ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी से ही स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी वगैरह है, तो अगर वहां पे मराठी बोला जाता है तो बच्चे शुरुआत में ही हिंदी से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, तो ये भी गलत हो गया। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग या होम लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज, इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में बच्चे अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपना हाई स्कूल कंप्लीट होते होते इसके अलावा दो भाषाएं जो हैं वो उसमें ऐड होनी चाहिए, यही थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है। नॉर्मली समझ लीजिए इसमें तीन होता है, समझ लेते हैं R1, R2 और R3। R1 में क्या आता है, आपकी होम लैंग्वेज या फिर मदर लैंग्वेज, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज से आप स्टार्ट करें अपना शुरुआत की जो पढ़ाई है। इसके अलावा आगे बढ़ने के बाद जैसे अपर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी में जाकर के या फिर आगे की क्लासेस में जाकर के ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। और R3 में आपका आता है कि जो 1 और 2 में बोला गया है इसके अलावा कोई मॉडर्न लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो कि आपको कल्चरली एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो ये है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अबाउट NEP 2020। 20 का राइट, 12 का राइट ऑप्शन आपका था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रेन फ्रॉम ट्राइबल एंड माइनर लैंग्वेज बैकग्राउंड एंटर स्कूल विद देयर मदर टंग। बच्चे ट्राइबल या फिर माइनर लैंग्वेज बैकग्राउंड से स्कूल में अपनी मदर टंग के साथ प्रवेश लेते हैं। दे आर मेड टू स्टडी इन अ लैंग्वेज मीडियम विच नॉट देयर मदर टंग और फैमिलियर लैंग्वेज। उनको ऐसी भाषा में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है जो कि ना ही उनकी मदर टंग होती है, ना ही उस भाषा से वो फैमिलियर होते हैं। तो ये किस चीज की तरफ लीड करता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म या एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म या फिर लैंग्वेज लॉस। तो ये होता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म और सब्ट्रैक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टू मोस्ट कॉमन वेज ऑफ बिकमिंग बाइलिंगुअल इन चाइल्डहुड, इमाइग्रेशन, स्कूलिंग, sound similar but quite different in terms of language 1. Children's language 1 minority and language 2 learners forced to learn L2 and L1 में replaced, और children's L1 majority and L2 learners both languages highly valued and learning L2 without losing L1। मतलब इसमें क्या है, दूसरी भाषा सीखने के लिए पहली भाषा को रिप्लेस कर दिया जाता है तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है, और इसमें भाषा दो सिखानी है लेकिन उसके बावजूद उनकी जो लैंग्वेज 1 है उसको खोए बिना अगर बच्चा आगे पढ़ता है तो वो होता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म कब कहेंगे, व्हेन अ सेकंड लैंग्वेज एंड कल्चर हैव बीन एक्वायर्ड विदाउट लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फर्स्ट लैंग्वेज एंड कल्चर। पहली भाषा जो भी बच्चे ने सीखी है वो जिस भी संस्कृति से होकर के आ रहा है उसको लॉस किए बिना, मतलब वो भाषा उसको आ रही है उसको रिप्लेस भी नहीं करना है और उसके साथ साथ उसको सेकंड लैंग्वेज सीखनी है। तो ये आपका इस तरीके से जब डेवलपमेंट किया जाता है भाषा का तो ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है बाइलिंगुअलिज्म का, तो ये एडिटिव में आएगा। सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है, जब इंडिविजुअल्स फर्स्ट लैंग्वेज एंड कल्चर आर रिप्लेस्ड, उनकी जो पहली भाषा होती है या कल्चर होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय द लैंग्वेज एंड कल्चर जो उनको सीखना है, यूजुअली अकरिंग इन अ प्रेशराइज्ड कॉन्टेक्स्ट। अब जब इस तरीके से कराया जाएगा तो बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये किस संदर्भ में बच्चा सीख पाएगा, प्रेशर दे करके, प्रेशर ले करके उस चीज को सीखेगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यूजुअली डेवलप्ड। तो ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हो गया एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। 14th क्या है, a teacher of class 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. Of the following which might be a good strategy for vocabulary development? क्लास 3rd की टीचर ने ये रियलाइज किया वोकैबुलरी का डेवलपमेंट बच्चों को एक अच्छा रीडर बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक गुड स्ट्रेटजी होगी वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए? स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस विद देम। बच्चे क्या करें, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करने के बाद उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स की जो मीनिंग है उनको
मतलब कि लर्न टू यूज, बच्चे क्या चीज सीखें, कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ, जो नए वर्ड्स हैं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है उसको गेस करके सीखें। स्टूडेंट्स मेमोराइज वाली चीज हो गई तो गलत हो गई। कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेनेवर दे कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, जब उनको नए वर्ड की जरूरत पड़े तब वो डिक्शनरी का यूज कर लें, ये भी गलत हो जाएगा। जो नए वर्ड्स हैं अगर बच्चा उनको क्या करेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में वो दिया है वो गेस करने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा, वो बेटर रीडर बन सकता है। तो बी विल बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज आइडियल फॉर टीचिंग ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी पढ़ाने के लिए किस चीज को आप आइडियल सजेशन मानेंगे। मीनिंग ऑफ वर्ड, उनको अलग से मीनिंग बताना, या फिर ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस उसमें उसकी मीनिंग को ट्रांसलेट करके, क्रिएटिंग वर्ड वेब एंड कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स थीमेटिकली। तो ये आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट। व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने का गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, जिससे कि बच्चे एग्जैक्टली नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करें, गलत। टू मेक स्टूडेंट्स रिपीट वर्ड्स, कई बार एक ही दिन में कई बार उस वर्ड को रिपीट करें, गलत। बच्चे को एक इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन बच्चे को आ जाए इसके लिए, तो यही होता है उद्देश्य प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने का। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इसमें कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, असेसमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लर्नर्स इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। अगर पूरे का पूछा होता कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या इंप्लाई करता है तभी आपका राइट ऑप्शन होता, नहीं तो ये गलत है। पीरियोडिक या फिर पीरियड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंसेज, या फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, या फिर असेसमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ टीचर्स एंड लर्निंग बाय लर्नर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंसेज। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पहले सी का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस, मतलब कि रेगुलर और कंटिन्यूअस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का, इस वजह से पूरे साल लगातार ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करानी चाहिए, ये होता है कंटिन्यूअस का मतलब। सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या होता है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का तीनों ही एस्पेक्ट में, तीनों ही चीजों, मेंटल हो चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, तीनों ही एस्पेक्ट्स में बच्चे का प्रोग्रेस हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वैरायटी एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, इन दोनों के रिगार्डिंग जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसका असेसमेंट करने के लिए या फिर उसका इवैल्यूएशन करने के लिए जो वैरायटीज और टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। फीचर्स क्या होते हैं कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के, डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज का विकास करना, बच्चों की प्रोग्रेस को एनालाइज करना, बच्चों में गुड लर्निंग हैबिट्स को कल्टीवेट करना, सेल्फ असेसमेंट को एनकरेज करना, इसके अलावा होलिस्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मतलब सर्वांगीण विकास हो सके बच्चे का हर तरीके से हर एक डायरेक्शन में बच्चा सीख सके, इस तरीके का इन्वायरमेंट या परिवेश बनाना। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। Which of the following methods advocates oral drilling and mastery of the formal properties of language as essential for language learning? लैंग्वेज लर्निंग के लिए ऐसा कौन सा मेथड है जो कि ओरल ड्रिलिंग और फॉर्मल लैंग्वेज की जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब पे मास्टरी हासिल करना, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इस चीज को जरूरी मानता है? ऑडियो लिंगुअलिज्म, या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑडियो लिंगुअलिज्म। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड, इन दोनों में मतलब कि वैसे आप बेसिकली समझ लीजिए कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है वो बिहेवियरिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर आधारित होता है। मतलब कि जब बिहेवियरिस्टिक की बात कर दी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात कर दी, मतलब कि ये ड्रिलिंग पर फोकस करेगा, प्रैक्टिस पर फोकस करेगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा दिया गया था। जो डिफरेंस क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड में, ये एक तरीके का इसका क्या है, ऑल्टरनेटिव है। थ्योरी इसमें कैसे पढ़ाई जाती है, पहले रीड किया जाता है,
इसमें ओरली पढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बी एबल टू मतलब लिखने और रीड करने और राइट करने की, इन दोनों की योग्यता हासिल करना। और ऑडियो लिंगुअल मेथड का उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेट करने के योग्य बनना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो कि बच्चे को मेमोराइज करने पर जोर देती है, मतलब रटने और याद करने पर जोर देती हैं, जबकि ऑडियो लिंगुअल मेथड ऐसा है जो कि ड्रिलिंग पर जोर देता है। इसमें ओरल प्रैक्टिसेस ज्यादा कराई जाती हैं। तो 18th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, ऑडियो लिंगुइज्म। LM is a student of class 7th, is able to speak 4 languages, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। 4 लैंग्वेजेस है जो कि LM को बोलनी आती है। He uses all the 4 languages freely when he speaks to his parents. चारों लैंग्वेजेस जो है वो अपनी पेरेंट्स से बात करता है घर पे, तो इन चारों लैंग्वेजेस का यूज करता है। स्कूल में वो हिंदी का यूज करता है, कन्नड़ और इंग्लिश का यूज करता है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि उसके फ्रेंड्स को और टीचर्स को आती है। तो ये प्रैक्टिस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी या कोड मैशिंग या कोड मूविंग या फिर इंटर लैंग्वेज, इसको बोलेंगे ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। ट्रांसलिंगुअल अप्रोच क्या होता है? सीज डिफरेंस इन लैंग्वेज नॉट एज अ बैरियर टू ओवरकम और एज अ प्रॉब्लम टू मैनेज, बट एज अ रिसोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग मीनिंग इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। मतलब ये चारों जो स्किल्स होती हैं उसमें, मतलब जो ट्रांसलिंगुअल अप्रोच होता है वो दो अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे को बैरियर की तरह नहीं देखती है कि जिसको ओवरकम करना है या फिर कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इस तरीके से देखती है जैसे कि वो जितनी भी लैंग्वेजेस है वो एक दूसरे के लिए रिसोर्स का काम कर रही है। किस चीज में? जब लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो या बोल रहे हो, इन सब में मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक रिसोर्स की तरह काम करती है। Through observations and surveys, I am questioning if utilizing the translingualism in a writing session along with code meshing, conversation and communication help a student become more confident in their work. अगर बच्चा मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस और सर्वेज हुए हैं उसके थ्रू ये पता लगाया गया है कि अगर जो ट्रांसलिंगुअलिज्म होता है इसका यूज राइटिंग सेशन में किया जाए कोड मैशिंग, कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ, तो फिर बच्चा अपने काम में और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है। तो ये किसमें आता है? ये आता है ट्रांसलिंगुअलिज्म में। जैसे ट्रांसलिंगुअलिज्म इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि कोई टीचर है, उसने एक स्टोरी को बच्चों को किसमें पढ़ाया? इंग्लिश में पढ़ाया। इसके अलावा उसने कहा बच्चों से तुम लोग ग्रुप में जो जो तुम लोग को भाषाएं आती हैं, जो तुम्हारी खुद की भाषा है, उसमें ओन लैंग्वेज में एक दूसरे से इस बारे में डिस्कशन करो और उसके बाद जो क्लास की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको सुनाओ। तो ये भी क्या हो गया? ये आएगा ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी में। तो 19th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, ये ट्रांसलिंगुअलिज्म या फिर ट्रांसलिंगुअल अप्रोच हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही होगा? नॉलेज ऑफ द फर्स्ट या नेटिव लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा सीखने के लिए जो नेटिव लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, वो इंटरफेयर करती है। गलत। फर्स्ट लैंग्वेज का कोई काम नहीं होता है सेकेंड लैंग्वेज में। गलत। Knowledge of the first language supports in the learning of second language. This would be right answer for question number 20. 21 है, a teacher of class 6 brought items like spoon, utensils, boxes, अंजन to her classroom to teach vocabulary. vocabulary पढ़ाने के लिए क्लास 6 की टीचर अपने साथ ये सारे सामान लेकर के आई। From there writing a description of objects in kitchen. What are these objects? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लैंग्वेज टीचिंग में क्या नाम दिया गया है या क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं रियलिया। 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जब बच्चों को कोई चीज सिखाई जाती है तो उन ऑब्जेक्ट्स को रियलिया बोलते हैं। 22 है डिक्लेरेटिव नॉलेज, नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में भाषा को प्रोनाउंस करना जानना, ये होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। गलत। नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, ये भी गलत। नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम, जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है इसका एक कीवर्ड याद रखिएगा, हाउ टू डू, किसी चीज को कैसे किया जाता है, यही होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, ग्रामेटिकल आइटम को कैसे किया जाता है इसी को जानना ही डिक्लेरेटिव नॉलेज है। डिफरेंस क्या होता है प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज में? जो प्रोसीजरल नॉलेज है वो एक ऐसी तरीके के नॉलेज जिसमें कि किसी में भी किसी चीज को करने की जो प्रोसीजर है, किसी भी चीज को करने का जो प्रोसीजर है उसको जानना या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू उस चीज को दिखाना, ये होता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल नॉलेज डिस्क्राइब्स हाउ टू डू समथिंग और डिक्लेरेटिव नॉलेज किस चीज को बताता है? हाउ थिंग्स आर, कोई चीज कैसी है इस चीज को बताता है।
प्रोसीजरल नॉलेज इज इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है वो इंस्ट्रक्शन पर आधारित होती है, और जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है वो असर्शन ओरिएंटेड मतलब कि कथन से रिलेटेड होती है। जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है वो किस चीज पर फोकस करती है कि रिजल्ट निकालना कैसे है, और जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है वो फोकस करती है कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए। टीचर का रोल क्या होता है प्रोसीजरल नॉलेज में? फैसिलिटेटर की तरह, स्टेज मैनेजर की तरह, गाइड की तरह, या फिर रिसोर्स की तरह। जबकि डिक्लेरेटिव नॉलेज में जो टीचर का रोल होता है वो नॉलेज का डिस्पेंसर या फिर आर्बिटर होता है। प्रोसीजरल नॉलेज प्रमोट्स इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रोसीजरल नॉलेज एक तरीके से समझ सकते हैं पॉजिटिव वर्ड है, जो कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, खुद से वही सारी चीजें कर सकते हैं। और डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है? डिस्करेजेस करता है इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को। रिटेंशन कितने देर तक ठहरती है प्रोसीजरल नॉलेज? तो ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है, अगर एक बार सीख लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गई। और डिक्लेरेटिव जो होती है वो आसानी से भूला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? Critical analysis या फिर process based pedagogy या critical literacy या फिर literacy development? तो ये होगा critical literacy। ये आपका पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। मतलब कि भाषा का टीचिंग लर्निंग के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा पे मूव करना, ये ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है। गलत। या फिर इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ भाषा कैसे बदलती है इसकी समझ को कहते हैं, ये भी गलत। ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस है यूजिंग मोर देन, मतलब कि एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज का यूज करना रिसोर्स की तरह क्लासरूम में, इस पेडागोजिकल प्रोसेस को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। जैसे कि किसी टीचर ने इंग्लिश में किसी भी स्टोरी को पढ़ाया, उसके बाद बच्चों से कहा कि तुम अपनी खुद की भाषा में उसको एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन करो या फिर एक दूसरे को सुनाओ, और उसके बाद क्लास में जो क्लास की लैंग्वेज है, जो क्लास लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन करो क्लास में। तो ये तीन लैंग्वेजेस का यूज हो गया, तो यही होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। एक लैंग्वेज के अलावा दो तीन लैंग्वेज का यूज करना, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लासरूम में इस पेडागोजिकल प्रोसेस को ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए या फिर क्लासरूम के लिए स्टूडेंट्स के लिए? इसमें क्या होते हैं, बच्चे खुद को एक्सप्रेस करने में फ्री होते हैं, बच्चे अपने हेरिटेज लैंग्वेज जो होती है उस पर प्राउड, उनको गर्व महसूस होता है क्योंकि उसका भी यूज इसमें किया जाता है। ये क्या करता है, इक्विटी को बढ़ाता है, इंक्लूजन को बढ़ाता है, जो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। increases students sense of belonging, agency and contribution to learning. All students in the classroom are better prepared for success in our multilingual society and workplace. हमारी सोसाइटी कैसी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है और मल्टीलिंगुअल वर्क फोर्स है इसका, तो हर एक बच्चे क्लासरूम में इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं। Multilingual learners are better able to comprehend, analyze and interpret content area text और materials। जो multilingual learners होते हैं वो इस तरीके से अच्छी तरीके से जो भी टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट एरिया वाले टेक्स्ट या मटेरियल हैं, उनको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना सीख पाते हैं। स्टूडेंट्स मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट, इसमें क्या होता है, बच्चे पेयर में, ग्रुप में या फिर ओरल जो डिस्कोर्स होते हैं क्लास में, इसमें पार्टिसिपेट करने में अच्छा लगता है बच्चों को। असेसमेंट ऑफ कंटेंट लर्निंग में भी मोर एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल, इसमें जो असेसमेंट किया जाता है ट्रांस लैंग्वेजिंग वाले क्लासरूम में, उससे बच्चा आसानी से समझ जाता है। इसके अलावा इक्विटी वाला माहौल फील करता है। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज, भाषा में अच्छी तरीके से लिखने के लिए कौन सी प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व है? ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद मेकिंग आउटलाइन, गलत। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, उसके बाद राइटिंग द ड्राफ्ट, गलत। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जॉटिंग डाउन पॉइंट्स उसके बाद राइटिंग द ड्राफ्ट, ये भी गलत। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन, ये पहला होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा होता है जॉटिंग डाउन, तीसरा होता है पॉइंट्स मेकिंग एन आउटलाइन, चौथा होगा राइटिंग द ड्राफ्ट और पांचवा होगा एडिटिंग, और लास्ट में 6 हो जाएगा फाइनलाइजिंग। तो ये होता है राइट प्रोसेस फॉर द राइटिंग वेल इन अ लैंग्वेज। डी इज द राइट ऑप्शन।
Learners in a class of social science try to capture the main idea of the classroom lecture and make point of the lecture. जो सोशल साइंस की क्लास में लर्नर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी क्लासरूम का लेक्चर है उसका मेन आइडिया कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी पूरा लेक्चर है उसका पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्किल को क्या बोलेंगे, स्टडी स्किल, लिस्निंग स्किल, राइटिंग स्किल या फिर कॉग्निटिव स्किल। तो ये होता है स्टडी स्किल, जब बच्चा किसी चीज को सुन करके उसका मेन आइडिया समझने की कोशिश कर रहा हो, इसके अलावा उस पर पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये होता है स्टडी स्किल। Here is a question. Read and find out which typology of question it belongs to. Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 words. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसको पहले स्टोरी है, मतलब एक क्वेश्चन है कि रीड करो पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये जो पूरा दिया है इसको पहले रीड करिए, उसके बाद फाइंड करिए कि कौन सी टाइपोलॉजी का ये क्वेश्चन है। हैविंग द रीड स्टोरी, स्टोरी पढ़ने के बाद, किसकी, छोटी बच्ची की स्टोरी पढ़ने के बाद तुमने बहुत फील किया कि उसने बहुत सफर किया और उसने कितने साहस के साथ उस मुसीबत को फेस किया, तो तुम्हें क्या करना है, उस लिटिल गर्ल को अप्रिशिएट करने के लिए लेटर लिखना है 120 वर्ड्स में। तो पता करना है हमें कि किस तरीके की टाइपोलॉजी का क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिव या लॉन्ग आंसर या एक्स्ट्रापोलेटिव या फिर डिस्कर्सिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डेटा पॉइंट्स आउटसाइड द रेंज ऑफ नोन पॉइंट्स। कुछ चीजें, दो तीन चीजें हमें बता दी गई कि वो छोटी बच्ची है, इसके अलावा उसने बहुत चीजें फेस की और बहुत साहस के साथ उसको फेस किया, जो भी ट्रबल्स थी, सफरिंग्स को अपना महसूस किया आप लोगों ने उसको पढ़ने के बाद। तो ये आपके नोन पॉइंट्स है। अब नोन पॉइंट्स की रेंज के बाहर जा करके आपको सोच करके डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इस प्रोसेस को ही एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है। ये इंटरपोलेशन की तरह ही होता है, सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नए पॉइंट्स को, मतलब नोन पॉइंट्स से न्यू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्ट करना होता है नए पॉइंट्स को। जो एक्स्ट्रापोलेशन का रिजल्ट होता है वो हो सकता है मीनिंगफुल हो, कम मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस भी हो सकता है, और इसमें अनसर्टेनिटी होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा इमेजिनेटिव लेवल पे जा करके हम अपनी फीलिंग्स को या अपनी जो भी भाव है उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो बियॉन्ड द नोन पॉइंट्स जाकर के कुछ लिखना या सोचना या बताना या क्वेश्चंस बनाना, वो होता है एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। 27 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ट्वाइस। उसने क्या किया, 5 सेंटेंस का एक टेक्स्ट था, उसको 2 बार पढ़ा और बच्चों से कहा कि उस टेक्स्ट को ध्यान से सुनो। उसके बाद उसने कहा कि ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाने के बाद उसको रिक्रिएट करो, मतलब नियरर टू द वन रीड आउट, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, पैराग्राफ डिक्टेशन, राइटिंग टास्क या फिर कलेक्टिव डिक्टेशन। तो पहले उसने क्या, पहले होगा पैराग्राफ डिक्टेशन क्योंकि वो खुद बोल रही है, उसके बाद कलेक्टिव डिक्टेशन क्योंकि इस ग्रुप में बल्कि बच्चे काम कर रहे हैं। तो बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 29 है, दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन अकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बेसिक इंटरपर्सनल की बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल या फिर कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके पहले जो मैंने 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है उसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, तभी हम कह सकते हैं कि इस मैराथन और 10 ईयर पीवाईक्यू के बेस्ड पे आप अच्छे से 13+ या 12-13 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। जो बिग्स है वो एक तरीके की सोशल लैंग्वेज होती है और जो कल्प है वो एक तरीके की अकेडमिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, अकेडमिक लैंग्वेज। तो पूछा है कि रिफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन अकेडमिक लैंग्वेज, अकेडमिक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना या फिर जो कंटेंट एरियाज होते हैं उनमें उनकी जरूरत की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है कल्प। इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जो हायर स्किल्स वाली लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। The method in which different teaching methods are borrowed and adapted to suit the requirement of the learners is known as, मतलब कोई ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बच्चे को एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या किया हमने, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया और अलग अलग मेथड्स को मिक्स करके पढ़ाया। तो इसको क्या बोलेंगे, टास्क बेस्ड मेथड या एक्लेक्टिक मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। तो जब कई सारे मेथड्स को मिक्स करके पढ़ाया जाता है तो उसको एक्लेक्टिक मेथड बोलते हैं। एक्लेक्टिक मेथड को मिक्स्ड मेथड भी बोला जाता है। एक्लेक्टिक अप्रोच में लैंग्वेज और लर्निंग 2 तरीके से कराया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें, ग्रामेटिकल फिनोमिना, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, सोशल फिनोमिना, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच,
कुछ भी मिला करके पढ़ाया जा सकता है। एक तरीके का मेथड है लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग का, जो कि कई सारे अप्रोचेस और मैथडोलॉजीज को कंबाइन करके यूज किया जाता है टू टीच लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द एम्स ऑफ द लेसन एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। अब ये जो अलग अलग मैथडोलॉजीज को और अप्रोचेस को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस लेसन का एम ही यही है कि मतलब हमको बहुत सारी चीजें मिक्स करके पढ़ानी पड़ेंगी, और दूसरी बच्चों की अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, तो उनकी एबिलिटी से मैच करने के लिए कई सारे मेथड्स को यूज करना पड़ रहा है। इस अप्रोच में टीचर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और एडॉप्टेबल होता है टू चूज बेस्ट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एम ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कि एक तरीके से समझ सकते हैं ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि लर्नर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें बहुत सारे अप्रोचेस और मेथड्स यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर बोरोड एंड एडॉप्टेड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द क्लास। तो मतलब ये इस चीज को, जो कि सिर्फ टीचर के हिसाब से क्लास चलनी चाहिए, इस चीज को तोड़ता है। द टीचर रोल इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। जो टीचर का रोल पहले सेज ऑन द स्टेज था, वहां से चेंज होकर के गाइड ऑन द साइड हो गया है। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हेल्प्स दिस प्रोसेस व्हेन, कब ऐसा कहेंगे? सिस्टम से स्टोर मोर डेटा एंड मिनिस्टर टेस्ट से इंडिविजुअली टू स्टूडेंट्स, गलत। स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एंड एक्सप्लोर आंसर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स। टीचर एक किनारे खड़ा होकर स्टैंडर्ड इनपुट दे रहा है, बच्चे उसको रिसीव कर रहे हैं, इसके बजाय बच्चा क्या कर रहे हैं? खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो भी टॉपिक है, जो भी आंसर्स है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और खुद से ढूंढ रहा है। तो यही मतलब होता है टीचर इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। और टीचर क्या कर रहे हैं? जहां उनको जरूरत पड़ रही है वहां वहां टीचर फैसिलिटेट कर रहा है उनकी लर्निंग को। Learning outcomes attend to enable learners to attain the grammatical knowledge in the measurable terms, attain the competencies in measurable terms, attain minimum level of learning of all skills, या फिर attain language components in measurable terms। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि जैसे कि मान लो पूरा जो भी सिलेबस था सब पूरा कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट होते होते बच्चे ने क्या क्या कंपिटेंसीज अटेन की, क्या क्या क्षमताएं उसने पाई, कौन कौन सी स्किल्स उसने पाई, तो इसी चीज को बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर्स टू, मतलब जो लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट होता है वो बच्चों किस की चीज के लिए इनेबल करता है कि बच्चे मेजरेबल टर्म्स में ज्यादा से ज्यादा कंपिटेंसीज को प्राप्त कर ले। तो 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। मलयालम स्पोकन बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोडे is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same place। मलयालम जो पर्टिकुलर कम्युनिकेट, जो कोझिकोडे की कम्युनिटी है उसमें जो मलयालम बोली जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो वहां के ही सेम ही जगह पर रहने वाले लोगों, बाकी के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो मलयालम स्पोकन बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? टू वैरायटीज मलयालम की, या रीजनल डायलेक्ट या फिर सोशल डायलेक्ट, या फिर दे आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसको बोलेंगे सोशल डायलेक्ट ऑफ मलयालम। Which of the following is not the purpose of extensive reading? Extensive reading का इसमें से कौन सा जो उद्देश्य नहीं है? For appreciation किया जाता है, for extrapolation ये भी किया जाता है, ग्रामर सीखने के लिए नहीं किया जाता है, प्लेजर के लिए भी किया जाता है। 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कि एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस लर्निंग ग्रामर नहीं होता है। प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज एनालाइज वंस एरर टू लर्न लैंग्वेज, या फिर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है। व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स? क्या होता है ये? इनपुट विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज, भाषा का यूज कैसे करना है इस पर केंद्रित होता है, या फिर वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पर, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट्स और उसकी प्रोसेस कैसी है इस पर भी नहीं। लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन, ऐसे लैंग्वेज इनपुट्स जो कि इंफॉर्मेशन पर केंद्रित होते हैं, यही होता है कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। इंटरलिंगुअल एंटिफिकेशन क्या होता है? लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों का जो जजमेंट होता है इस चीज को लेकर के कि जो नेटिव लैंग्वेज है और जो टारगेट लैंग्वेज है इन दोनों के बीच में कुछ तो है जो कि सिमिलर है, बच्चों का यही समझना ही इंटरलिंगुअल एंटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, Which one of the following is not a classroom resource for learners in teaching learning of language? लैंग्वेज के टीचिंग लर्निंग में इनमें से कौन सा है जो कि क्लासरूम रिसोर्स नहीं माना जाएगा? क्लासरूम लाइब्रेरी, या फिर रीडिंग कॉर्नर, या क्लासरूम प्रोसीजर, या फिर वर्ड वॉल।
ये होगा क्लासरूम प्रोसीजर्स। वर्ड वॉल क्या होते हैं? जो मतलब बच्चों के द्वारा बनाए गए बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, वोकैबलरी के आधार पे, या फिर इन सब चीजों से आधार पर जो वॉल वगैरह पे चिपका दिया जाता है कि बच्चे देख देख करके बार बार उस चीज को सीखें, तो उसको वर्ड वॉल बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज क्लासरूम मतलब क्लासरूम रिसोर्स की तरह काम करेगा। रीडिंग कॉर्नर भी करेगा, क्लासरूम लाइब्रेरी भी करेगी, लेकिन क्लासरूम प्रोसीजर क्लासरूम रिसोर्स की तरह काम नहीं करेगा। A plan for individualized learning must be created by a language teacher. There is a diversity in learners in the learning of new language. तो assertion क्या कहता है कि a plan for individualized learning must be created by a language teacher. Language teacher के द्वारा ही individualized learning का plan बनाना चाहिए। तो ये सही है। There is a diversity in learners in the learning of new languages. ये भी सही है। नई भाषा को सीखने में बच्चों में डाइवर्सिटीज होती है, ये सही है। Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. 39 का right option, option number B. Which one of the following is not a characteristics of a language? Language की कौन सी है जो कि characteristics नहीं है? Symbolic होती है, बिल्कुल सही। Static होती है, नहीं। Social होती है और systematic होती है। तो इसका right option हो गया option number B, that is language is static. इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए। लैंग्वेज की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, A3, R3, C। मतलब अब्स्ट्रैक्ट होती है लैंग्वेज, आर्बिट्रेरी होती है, आर्टिफिशियल होती है। इसके अलावा R3 रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिडंडेंट होती है, रिकर्सिव होती है, और C मतलब क्रिएटिव होती है। इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर्स टू, मतलब कि वोकैबुलरी सीखने में ग्रामर का यूज करना एक पाथवे की तरह काम करता है लर्नर्स के लिए। किस चीज में? कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस, या फिर रीटेल लिसनिंग इनपुट्स इनटू ओरल आउटपुट, या ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेज ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस, या स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। 42 क्या है? लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए पावरफुल टूल की तरह भाषा काम करती है, बिल्कुल सही। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज अ वेपन टू विन पब्लिक सपोर्ट। लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए लैंग्वेज जो है वो एक वेपन की तरह काम करती है। तो असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 43 क्या है? अ सिचुएशन इन विच टू डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर यूज्ड बाय सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी इज रिफर्ड टू एज, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि किसी भी भाषा की 2 डायलेक्ट जो है वो सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा यूज की जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेंट, रजिस्टर, डिग्लोसिया या फिर आइडियोलेक्ट। तो इसको बोलेंगे डिग्लोसिया। डिग्लोसिया होता क्या है? डाई मतलब हो गया टू और ग्लोसा मतलब होता है लैंग्वेज। द यूज ऑफ टू मार्केटली डिफरेंट वराइटीज ऑफ अ लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। एक ही लैंग्वेज की अलग अलग वराइटीज का यूज करना अलग अलग सोशल सिचुएशंस में, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में सामाजिक जो परिस्थिति है उसके हिसाब से एक ही भाषा की अलग अलग वराइटीज का यूज करना ही डिग्लोसिया कहलाता है। वन इज कॉल्ड द फॉर्मल वैरायटी, एक को फॉर्मल वैरायटी या हाई वैरायटी बोलते हैं, जिसको जो कि प्रेस्टिजियस होती है, एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज ऑफ लॉ या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। नीड्स टू बी लर्न एट स्कूल, इसको सीखने की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पर सीख सकते हैं? इसको स्कूल में ही सीख सकते हैं। तो क्या पहली वैरायटी कैसी होती है? फॉर्मल वैरायटी, जिसको प्रेस्टिजियस कहा जा सकता है। इसके अलावा ये लॉ और गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है और इसको स्कूल में ही सीखा जा सकता है। जो दूसरी वैरायटी होती है वो कॉलोकियल होती है या फिर वर्नाकुलर होती है, जिसको लो वैरायटी भी बोल सकते हैं। ये वाइडली उस स्तर पे यूज की जाती है लेकिन ये लेस प्रेस्टिजियस होती है। इसको घर पे भी लोगों के द्वारा सीखा जा सकता है। याद रखिएगा, डिग्लोसिया और डायलेक्ट ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। 44 है children engaging in cooperative dialogues with more mature peers or adults. They take language of these dialogues, make it part of their own speech and use it to organize their independent efforts in the same way. Is referred to as, इसको क्या बोलेंगे? make believe play या language acquisition device या centration या फिर zone of proximal development। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा किसी भी चीज को खुद से कर सकता है, कैन डू अलोन, उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब कि बच्चे की खुद की सामर्थ्य किसी चीज को अकेले ही कर लेने की कहलाती है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक दूसरा स्टेज होता है जो कि बच्चा किसी के हेल्प के बिना कर ही नहीं सकता है, उसके आउट ऑफ रीच जोन होता है, तो उसको बोलते हैं
ऐसा जोन जहां पे वो नहीं पहुंच सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस आता है, एक गैप आता है, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि वो चीज जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता हो, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो हेल्प बच्चे को प्रोवाइड की जाती है वो होती है इसके फोल्डिंग। जिसके द्वारा हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है वो होता है MKO, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसमें पीयर भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकता है। 45 है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पढ़ करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड एक्सेंट रिफर्स टू द लैंग्वेजेस स्पोकन। गलत, क्योंकि डायलेक्ट जो है वो एक्चुअल लैंग्वेज नहीं होती, किसी लैंग्वेज की अलग अलग वैरायटी को डायलेक्ट बोलते हैं। और एक्सेंट जो है वो स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती, तो ये गलत हो गया। रीजन क्या दिया गया है कि डायलेक्ट जो है वो कोलोकियल वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि ऑफन किसी की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक्सेंट जो है वो रिफर्स टू द टेक्निकल वोकेबलरी टू हेल्प पीपल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट। स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में वोकेबलरी, जो टेक्निकल वोकेबलरी होती है, उनकी हेल्प से लोग अपने जब एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स का आर्टिकुलेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेंट। तो रीजन सही दिया है, तो ए इज false and R is true is the right option for question number 45। लैंग्वेज जो है वो डायलेक्ट से बड़ी चीज हो गई, मतलब कि डायलेक्ट जो है वो एक हिस्सा है बस केवल लैंग्वेज का। जो डायलेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। लैंग्वेज अपने आप में क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और लैंग्वेज करेक्ट फॉर्म होती है। डायलेक्ट्स जो है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी हो सकती है और लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है। जो डायलेक्ट्स है वो रीजनल होते हैं। डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज का सबसेट होता है। डायलेक्ट में कई एक ही लैंग्वेज की कई सारी वैरायटीज आ सकती हैं। डायलेक्ट को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, वोकैबुलरी के बेसिस पे, ग्रामर के बेसिस पे, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे, और उसका यूज जो अलग अलग स्पीकर्स का ग्रुप है उनके द्वारा जो किया जाता है उससे भी डायलेक्ट को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अलग अलग जो जोग्राफिकल या सोशली डिफरेंट होते हैं। डायलेक्ट जो है वो एक्सेंट से बहुत ज्यादा अलग होता है। डायलेक्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक रीजनल और एक सोशल। According to Piaget, during the early stages of language acquisition, the children start using signifiers जैसे कि sound और gestures to refer to concrete objects. This referred to as, मतलब पियाजे के अनुसार जब बच्चे की अर्ली स्टेज होती है भाषा एक्विजिशन की, भाषा सीखने की, अर्जित करने की, तो बच्चा क्या करता है, सिग्निफायर्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। किस चीज के लिए, किसी भी मूर्त चीजों को दर्शाने के लिए या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए वो साउंड्स या जेस्चर्स का यूज करने लगता है। तो ये क्या बोलेंगे, स्पेटियल अवेयरनेस या सिंबॉलिक थॉट या मेंटल मैप या ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसको कहेंगे सिंबॉलिक थॉट। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें 4 स्टेजेस आती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 0 से 2 ईयर्स तक होता है पहला, 2 से 7 ईयर्स तक दूसरा, 7 to 12 ईयर्स तक तीसरा और 12 से ऊपर की होती है चौथी स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सेंसेस का यूज करके अपने चारों तरफ का जो संसार है उसको समझता है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का होता है जिसमें कि बच्चा डुअल रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट में क्या होता है, बच्चे की जो चारों तरफ वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उनके चारों तरफ की, उनसे रिलेटेड वो कॉन्क्रीट रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो डेवलप नहीं होती है। ये किस में आती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपो डिटेक्टिव रीजनिंग, ये डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ मेथड इन विच अ टीचर, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है उसको किस तरीके से जा सकता है टीचर के लिए, कि मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस विच रिक्वायर कम्युनिकेशन। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉम्प्टिंग यू स्टूडेंट्स टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। Recalling the previous knowledge helps his students connect the knowledge known long, जो बच्चे पहले से नॉलेज जानते हैं, नोन नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करना, ये होता है। तो ये क्या हो गया, असर्शन दिया है, ये आपका रीजन हो गया। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 49 है, इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, सही है। इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, ये गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया गया है। लैंग्वेज 1 में बच्चे की होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आती है। दूसरे में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब कि हिंदी, या तो जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो होनी चाहिए। और थर्ड में फॉरेन लैंग्वेज या कोई मॉडर्न लैंग्वेज की बात की गई है। इसका मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज है उसकी तरीके से इंग्लिश को नहीं पढ़ाया जाता है। इंग्लिश को बस केवल एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है इंडिया में ही जहाँ पे लोग इंग्लिश की भाषा ऐसी है जिसे दो अलग अलग स्टेट या अलग अलग भाषा वाले लोग भी हैं तो एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं इसी वजह से। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अ चाइल्ड शेयर्स हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद हर मदर। क्लासरूम भाषा की जो क्लासरूम एक्सपीरियंस थे वो बच्चे ने अपनी माता के साथ शेयर किए। एंड सेज दैट समटाइम्स वी कवर आउट आईज एंड टीचर आस्क अस टू पिक एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ बैग। कभी कभी टीचर ऐसा करती है कि कहती है कि आंखें बंद करके अपने बैग से इस चीज को निकालो। देन वी हैव टू ट्राई टू डिस्क्राइब, तो उसके बाद हमको उस चीज को डिस्क्राइब करना होता है। इट्स अ रियली गुड वे टू लर्न, ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। दिस comment shows the child's preference of learning. तो आइडेंटिफाई हर प्रेफरेंस, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब चीजों को वो मूव करता है तो वो भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है। 51 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा है जो कि सही नहीं है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हो गया आपका, ये होता है लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, लर्निंग, एक मिनट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सीखने का असेसमेंट जो किया जाता है लर्निंग ऑफ, सॉरी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की रिगार्डिंग पूछा है कौन सा नहीं सही है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसे ही ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों का करा लिया जाता है, किसी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का आकलन कर लिया गया। तो इसमें बच्चे का किसी तरीके कोई जजमेंट नहीं किया जाता है उनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस का। तो यही वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक की तरह यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, पता लगाया जाता है कि क्या चीज बच्चे को समझ में आई क्या नहीं। इसके अलावा ये पता करने के बाद रेमेडी दी जाती है बच्चे को। इसके अलावा इट कैन बी डन थ्रू वेरियस, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कई सारी एक्टिविटीज के थ्रू भी किया जा सकता है और वेरियस इंटरवल्स पर भी किया जा सकता है। तो डी भी इसके लिए सही हो जाएगा। पूछा था कौन सा नहीं सही है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। 52 है, टीचर शोड अ मूवी विद द कैप्शंस टू लर्नर्स इन क्लास 6। क्लास 6 में टीचर ने क्या किया, बच्चों को कैप्शन के साथ एक मूवी दिखाई। ये मूवी किस पर आधारित थी? टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर था उस पर आधारित थी। तो जो कैप्शन होंगे मूवी के वो बच्चों को किस चीज के लिए एनकरेज करेंगे? लिसनिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब मूवी विद कैप्शन जो है वो किस चीज के लिए एनकरेज होगा? लिसनिंग स्ट्रेटेजी, मूवी देख रहे हैं तो सुनेंगे, तो लिसनिंग स्ट्रेटेजीज। एक्टिव बीइंग, एक्टिव होकर के उसको देखेंगे। मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, जब कैप्शंस पढ़ेंगे तो जो ऑथेंटिक लैंग्वेज है उसको सीखेंगे तो बच्चे ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल को यूज करने के लिए भी मोटिवेट होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। 53 है, अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज मोर वर्ब्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स। बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या करता है? ज्यादा वर्ब्स को यूज करता है और नाउन को क्या करता है? इग्नोर करता है, ग्रामर रूल्स को इग्नोर करता है। इसके अलावा नाउन का यूज करता है ज्यादा और वर्ब का यूज, सॉरी, ज्यादा वर्ब का यूज करता है और कम नाउन्स का यूज करता है, ना कि बराबर। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर वोकेबलरी जो रेंज है उसकी कमी होती है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 53 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा इंग्लिश का पेडागोजी, मैराथन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट। इसके पहले कराया जा चुका है, ये आपका दूसरा मैराथन है। ये 1 और 2 दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है और दोनों ही बच्चों को इक्वली हेल्पफुल करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।